स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे थे अपने रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर या पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंट्रोल अकाउंट बनता कैसे है। देखो, कंट्रोल अकाउंट बनाना बहुत आसान है। हम लोग नॉर्मली जो है ये बनाते आए थे। जब हम जनरल एंट्री के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो उस वक्त जो हम लोगों ने लेजर्स या टी अकाउंट्स बनाए थे वो कंट्रोल अकाउंट में ही शुमार होते हैं सारे। देखो, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा समराइज कर दूं तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अकाउंट रिसीवेबल का एक ऐसा टी अकाउंट जिसमें सारे रिसीवेबल आ रहे हैं, या अकाउंट पेबल का एक ऐसा टी अकाउंट जिसके अंदर सारे पेबल आ रहे हैं, तो वो मेरा कंट्रोल अकाउंट होता है। अब जब मैं बात करता हूँ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट की, तो हम सबको पता है कि रिसीवेबल जो है मेरे लिए वो क्या है, एसेट है। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आता है, डेबिट साइड पर आता है। अलबत्ता एसेट का ओपनिंग बैलेंस, रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट पर कब आता है, ये भी चीज मैं आपको जब पूरा अकाउंट बनवा दूंगा तो आपको समझाऊंगा कि क्रेडिट पर किस वक्त आता है और क्यों आता है। तो पहली चीज ये है कि हमारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर होता है, नॉर्मली डेबिट साइड पर। यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, ताकि हमें पता हो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये चीज हमेशा डेबिट पर होगी। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं कोई सेल्स करता हूँ, क्रेडिट सेल्स करता हूँ, तो मैं एंट्री क्या बनाता हूँ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहां पर मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एक ही दफा लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो जो चीजें अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करती है वो सारी चीजें मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो मुझे ये पता चला कि जनाब मेरा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो अगेंस्ट सेल्स डेबिट हो जाता है। और ये सेल्स मुझे सारी कहां से मिलेंगी, फ्रॉम सेल्स डे बुक। ये सेल्स मुझे सारी कहां से मिलेंगी, सेल्स डे बुक से मिलेंगी। अच्छा, अब आते हैं वापस। जब मैं कोई चीज बेचूंगा तो जाहिर सी बात है, देयर आर चांसेस कि उसमें से कोई चीज मेरे पास वापस आए। यानी कि जब मैंने कोई चीज बेची तो चांसेस क्या है कि कोई ना कोई सामान मुझे वापस भी मिल सकता है। इसको कहा जाता है रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न। और जब भी मेरे पास रिटर्न इनवर्ड्स होता है तो मेरी एंट्री क्या बनती है, मेरी एंट्री बनती है सेल्स रिटर्न डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल यहां पे मैं वो सारी एंट्रीज लिखूंगा जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देती हैं। तो मुझे ये पता चला कि जनाब ये रिटर्न इनवर्ड्स जितने भी हैं ये मेरे अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। और ये रिटर्न इनवर्ड्स की इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी, सेल्स रिटर्न डे बुक से, या जिसे हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक से। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी सेल्स डे बुक से, कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी सेल्स रिटर्न डे बुक से। ये जो सेल्स डे बुक है ये भी आपके पास मेमोरेंडम अकाउंट्स है, पर्सनल लेजर्स है। और जो सेल्स रिटर्न डे बुक है ये भी आपके पास मेमोरेंडम अकाउंट्स है या फिर पर्सनल लेजर्स हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि ये दो पर्सनल लेजर्स ऐसे हैं जिसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे कंट्रोल अकाउंट में डालनी होती है। अच्छा, अब जब मैंने किसी को सामान बेचा तो जाहिर सी बात है वो मुझे पैसे भी देगा। जब मुझे पैसे मिले, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बच्चा, जब मुझे पैसे कैश मिले या मुझे पैसे बैंक के थ्रू मिले, मैं हमेशा उसको रिसीट्स में रिकॉर्ड करता हूँ। कहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, रिसीट्स में रिकॉर्ड करता हूँ, वो कैश हो या बैंक हो। तो मैं यहाँ पे कैश या बैंक दोनों डेबिट कर रहा हूं अगेंस्ट अकाउंट रिसीवेबल, जिसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो मुझे यह पता चला कि जनाब मेरा जो अकाउंट रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाता है अगेंस्ट कैश रिसीट्स। कैश रिसीव्ड मुझे कैश के थ्रू भी हो सकता है और बैंक के थ्रू भी हो सकता है। और ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी कहां से, कैश बुक से। अब देयर आर चांसेस कि किसी ने मुझे बैंक के थ्रू पेमेंट की, चेक के थ्रू पेमेंट की, और वो चेक किसी वजह से बाउंस हो गया। अब जब वो चेक बाउंस हो गया तो मुझे पेमेंट तो नहीं मिली ना। जब मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं अपना रिसीवेबल दोबारा बढ़ा दूंगा। और ये मैं रिसीवेबल बढ़ाता हूं किस तरीके से, इसको मैं कर देता हूं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अगेंस्ट डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक मैं क्रेडिट कर देता हूं। तो मुझे ये पता चला कि जितने भी अकाउंट रिसीवेबल हैं मेरे, वो कभी कभी दोबारा बढ़ जाते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दोबारा बढ़ जाते हैं। दोबारा बढ़ने का मतलब ये है कि मैंने उसको पहले कम किया था और अब वो दोबारा से बढ़ गए, क्योंकि जो पेमेंट मुझे रिसीव हुई थी वो पेमेंट क्लियर नहीं हो सकी, वो पेमेंट रियलाइज नहीं हो सकी। तो ये इंफॉर्मेशन जो डिसऑनर्ड चेक की है ये मुझे कहां से मिलेगी,
कैश बुक से, ये भी मुझे कैश बुक से मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अब समझो जरा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने किसी को सामान बेचा, उसने आपको चेक दिया, वो चेक हो गया बाउंस। अब आप क्या कोशिश करते हो कि यार इससे जल्द से जल्द पैसे निकलवा लो, ये ना हो कि पैसा मेरा ना वापस मिले मुझे। तो आप क्या करोगे, आप उसको बोलते हो कि हाँ भाई तुम्हारा लेट से 1 लाख रुपए का सामान है, तुमने 1 लाख रुपए मुझे देने हैं, तुम एक काम करो, मुझे 95,000 रुपए दो, 95,000 रुपए दो, 5,000 रुपए तुम्हें डिस्काउंट दे दिया। तो वो जब आपको पैसे देगा तो आप क्या करोगे, 1 लाख रुपए से अपना अकाउंट रिसीवेबल कर दोगे क्रेडिट। कितने से क्रेडिट कर दोगे, जो टोटल अमाउंट है। और आपने कैश रिसीव किया 95,000, तो कैश आपने डेबिट कर दिया, और बाकी जो है वो क्या हो गया आपके पास, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि जनाब मेरा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिस्काउंट अलाउड के अगेंस्ट भी क्रेडिट हो जाता है। और ये डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी, अगेन कैश बुक से। कहां से मिलेगी, कैश बुक से मिलेगी। अब एक चीज अपने जहन में रखना बेटा, अक्सर ऐसा होता है कि हमने किसी को सामान दिया उधार पे और उसके बाद वो हमारा पैसा चुकाने से कासिर रहा, वो नहीं दे सका हमारे पैसे। इन अदर वर्ड्स, हमारा सामान जो हमने बेचा था, हमारे पैसे डूब गए। इस सूरत में मैं एक चीज रिकॉर्ड करता हूं जिसे कहा जाता है बैड डेट या फिर इररिकवरेबल डेट्स। अब ये इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं जरा समझना। इररिकवरेबल डेट्स उन लोगों को कहा जाता है जो मेरे पैसे नहीं दे पाते मुझे, जो मुझसे सामान खरीद लेते हैं लेकिन मेरे पैसे नहीं दे पाते। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इररिकवरेबल डेट्स मेरे लिए एक अदद एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जहां नजर रिकॉर्ड कर देना चाहिए है। इररिकवरेबल डेट्स एक एक्सपेंस भी कंसीडर कर सकते हो आप, और ये एक कॉन्ट्रा एसेट भी कंसीडर कर सकते हो आप। कॉन्ट्रा एसेट कहा जाता है हर उस चीज को जो मेरे एसेट को कम कर देती है, और एसेट को जो भी चीज कम करती है वो एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट की जाती है। अब जब मेरे पास इररिकवरेबल डेट इनकर हुए, तो मैंने इररिकवरेबल डेट्स को फौरन कर दिया डेबिट। इररिकवरेबल डेट्स मैंने डेबिट कर दिए, जिसे हम बैड डेट के नाम से भी जानते हैं। मैंने बैड डेट कर दिए डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल मैंने कर दिया क्रेडिट। तो मुझे ये पता चला कि जनाब मेरा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है अगेंस्ट इररिकवरेबल डेट्स। अब ये जो चीज है ये मुझे मिलती है कहां से, पर्सनल लेजर से। ये मुझे कहां से मिलती है, पर्सनल लेजर से या रिसीवेबल लेजर अकाउंट से मिलती है मुझे ये चीज। क्योंकि बैड डेट इज द ओनली थिंग जो पहले कस्टमर के पास जाती है। मुझे कहां से पता चलेगा कि जी बैड डेट किसका हुआ है? जाहिर सी बात है, जो कस्टमर मेरे पैसे नहीं दे रहा उसको मैं बैड डेट रिकॉर्ड करूंगा ना। तो जो कस्टमर मेरे पैसे देने से मुकर गया या नहीं दे पा रहा, वो ही बैड डेट में जाएगा, और पहले कस्टमर का अकाउंट जाएगा, उसके बाद मैं कंट्रोल अकाउंट को बैड डेट में रिकॉर्ड करूंगा। ये चीज समझ आती है। और आखिरी चीज जो है इसमें वो होती है कॉन्ट्रा एंट्री। आखिरी चीज इसमें क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री समझो जरा कि होती क्या है। कॉन्ट्रा कहते हैं जब मैं अकाउंट रिसीवेबल को कम कर दूं अगेंस्ट अकाउंट पेबल। इसको कुछ यूं समझो कि मेरे पास एक बंदा है जिसको मैं सामान बेचता भी हूं और जिससे मैं सामान खरीदता भी हूं। तो हुआ कुछ ये कि उसने कहा कि सर आपने मेरे 5,000 देने, मैंने बोला तुमने मेरे 8,000 देने। मैंने उसको कहा कि भाई तुम मेरे 8,000 रुपए दोगे तो मैं 5,000 दूंगा। ये बात बड़ी अजीब सी नहीं लगती आपको कि भाई तुम मेरे 8,000 दो फिर मैं तुम्हारे 5,000 दूंगा? अलबत्ता हम ये जरूर कह सकते हैं कि यार देखो मैंने तुम्हारे 5,000 देने, तुमने मेरे 8,000 देने, तुम अपने 5,000 काट के या एडजस्ट करके बाकी के 3,000 मुझे दे दो। अब वो जो 5,000 रुपए अपने काटेगा, एडजस्ट करेगा, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रा। इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा। और अगर कॉन्ट्रा मेरे पास रिसीवेबल में लिखा हुआ है तो ये होता है कॉन्ट्रा अगेंस्ट पेबल। ये होता है कॉन्ट्रा अगेंस्ट पेबल, और ये मुझे मिलता है पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से। ये मुझे कहां से मिलता है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से। इसकी एंट्री बनती है कुछ यूं, अकाउंट पेबल डेबिट
अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इन अदर वर्ड्स ये मेरे पेबल अकाउंट को भी कम कर देता है और ये मेरे रिसीवेबल अकाउंट को भी कम कर देता है। तो मुझे ये पता चला कि जनाब मेरा अकाउंट रिसीवेबल मेरे कभी कभी पेबल के अगेंस्ट भी कम हो जाता है। अब देखो मैंने दो चीजें यहां पे आपको नहीं बताई अभी तक। पहली चीज क्या है, बैलेंस बीडी रिफंड में क्यों आ रहा है, क्रेडिट साइड पे क्यों आ रहा है, और कैश पेड टू क्लियर क्रेडिट, ये क्या मतलब है इसका। देखो अक्सर होता ये है कि कभी कोई कस्टमर आपको गलती से ज्यादा पेमेंट कर देता है। जब कोई कस्टमर आपको ज्यादा पेमेंट कर देगा तो उस सूरत में उस कस्टमर का पर्सनल अकाउंट जो है वो आपके पास क्रेडिट शो हो रहा होगा, मतलब उसने आपको ज्यादा पेमेंट कर दी, अब आपने उसको पैसे रिफंड करने हैं, अब आपने उसको पैसे क्या करने हैं, रिफंड करने हैं। तो उस सूरत में यहां पर मेरे पास आ जाता है बैलेंस बीडी रिफंड में, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं एक्सेसिव पेमेंट। और जब मैं उसको कैश वापस पे कर देता हूं तो मेरा रिफंड जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि एक्सेसिव पेमेंट रिटर्न। एक्सेसिव पेमेंट मैंने रिटर्न कर दी अपने कंट्रोल अकाउंट को जीरो करने के लिए, अपने कंट्रोल अकाउंट को जीरो करने के लिए। मैंने अपने कंट्रोल अकाउंट को जीरो कर दिया। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट को जीरो करने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने बिल्कुल इस बैलेंस सीडीबीडी खत्म कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कंट्रोल अकाउंट को जीरो करने का मतलब यह है कि उसने मुझे 1000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, मुझे कस्टमर ने 1000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, मैंने उसके 1000 रुपए वापस कर दिए। जब मैंने उसके 1000 रुपए वापस कर दिए तो मेरा जो अकाउंट था वो क्या हो गया, अब वो हो गया बिल्कुल नलिफाई। अब मुझे किसी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना, ना किसी से एक्स्ट्रा पैसे लिए हुए मैंने, ये चीज समझ आती है। तो जीरो करने का मतलब ये होता है कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे वो मैंने अब वापस कर दिए। जीरो करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने बैलेंस सीडीबीडी जो है वो खत्म कर दिया। और आखिर में मेरे पास जो बचता है उसे कहा जाता है क्लोजिंग बैलेंस। मतलब मैं इन सबको टोटल करूंगा, टोटल करने के बाद हमें पता है जिस तरीके से बैलेंस सीडी और बीडी बनता है, मैं जब सवाल करवाऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इस पे इंशाल्लाह एक सवाल भी करेंगे। अब आते हैं पेबल कंट्रोल अकाउंट। ये पेबल कंट्रोल अकाउंट भी सेम वैसे ही बनता है जिस तरीके से अकाउंट पेबल का टी अकाउंट आप लोगों ने बनाया था। मुझे ये पता है कि पेबल कंट्रोल अकाउंट मेरे लिए क्या है, एक अदद लायबिलिटी है। पेबल कंट्रोल अकाउंट मेरे लिए एक अदद लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा मेरे पास नॉर्मली क्रेडिट साइड पर आता है, तो ये चीज मुझे यहाँ पे पता थी। अब ये लायबिलिटी बढ़ी क्यों है, जब मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा। जब मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा तो मैंने क्या किया होगा, परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, ये चीज समझ आती है, परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो मुझे ये पता चला कि परचेजेस के अगेंस्ट मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, परचेजेस के अगेंस्ट मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये परचेजेस क्या, कि देखो एक चीज लिखी हुई है अदर एक्सपेंसेस। ये अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो जब हम IAS टू इन्वेंट्री पढ़ेंगे ना तो मैं आपको ये चीज ज्यादा वाजे कर दूंगा कि अदर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। बस यूं समझ लो कि जो सामान मैंने खरीदा है उसको मुझ तक पहुंचने में जो भी खर्चा हुआ वो सब परचेजेस में ऐड हो जाएगा। और ये चीज मुझे कहां से पता चलेगी, परचेज डे बुक से। परचेज डे बुक से पता चलेगी, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स या फिर पर्सनल लेजर्स या फिर लिस्ट ऑफ बैलेंस। अब जब मैंने किसी से सामान खरीदा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा सामान जो है वो खराब निकला है और मैं वो जाके वापस कर देता हूं। तो इस सूरत में मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं, जब मैंने सामान वापस कर दिया तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई, तो अकाउंट्स पेबल को मैंने डेबिट कर दिया अगेंस्ट
परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि जनाब रिटर्न आउटवर्ड के अगेंस्ट मेरा अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट भी हो जाता है। और इसकी इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? परचेज रिटर्न डे बुक से। तो अभी तक मुझे ये पता चल गया कि परचेज डे बुक में मुझे इंफॉर्मेशन दो जगहों से मिल रही है, एक परचेज डे बुक से, दूसरी परचेज रिटर्न डे बुक से। फिर मैं किसी को पैसे देता हूं, अब वो मैं कैश के थ्रू दूं या बैंक के थ्रू दूं, मेरी लायबिलिटी उससे कम हो जाएगी। तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी? अकाउंट पेबल डेबिट कैश या बैंक हो जाएगा मेरा क्रेडिट। तो मुझे ये पता चला कि जब मैं किसी को कैश पे करता हूं तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाती है। ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? कैश बुक से। यहां पर एक चीज मैंने नहीं लिखी, मैं वो भी यहां पे मेंशन कर देता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी को चेक दिया और वो भी बाउंस हो गया। हो जाता है अक्सर कि भाई मैंने साइन किए थे, स्टैंप लगाना भूल गया चेक के ऊपर, बाउंस हो गया। हो जाता है कभी साइन मैच नहीं कर रहे होते। तो इस तरह की सूरत में जब मैं करता हूं तो मेरे पास एंट्री कुछ यूं बनती है कि डिसऑनर्ड चेक डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो मेरा अकाउंट पेबल जो है वो क्रेडिट हो जाता है अगेंस्ट डिसऑनर्ड चेक्स के। और ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? कैश बुक से। ये चीज समझ आती है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक चीज समझना, जब मैं किसी को पैसे देता हूं तो अक्सर लोग मुझे भी बोलते हैं कि भाई हमें पैसों की ज्यादा जल्दी जरूरत है तो आप फौरन दे दो। अब अगर मेरे पास सारे पैसे नहीं पड़े तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि यार नहीं, सारे पैसे तो अभी देखो नहीं पड़े, तुम्हारे इतने बनते हैं, मेरे पास इतने पड़े हैं। अगला बंदा मुझे बोलता है यार एक काम करो, जितने पड़े वो दे दो, अकाउंट सेटल करते हैं। ये जो अकाउंट सेटल करना वर्ड होता है ना, इसका क्या मतलब है कि उसने अब मुझे डिस्काउंट दे दिया। और जब भी मुझे डिस्काउंट मिलता है तो मेरी एंट्री कुछ यूं बनती है कि अकाउंट पेबल मेरा हो जाता है डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता है मेरा क्रेडिट, और कैश या बैंक हो जाता है मेरा क्रेडिट। तो मतलब मुझे यह पता चला कि जनाब अकाउंट पेबल जो है मेरा वो क्रेडिट होता है अगेंस्ट डिस्काउंट रिसीव्ड। और ये इंफॉर्मेशन मुझे कहां से मिलेगी? कैश बुक से मिलेगी। और अगेन वो आखिरी चीज कॉन्ट्रा एंट्री जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, यहां पर क्योंकि ये कॉन्ट्रा जो है ये टेबल में है तो इसको यहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा कॉन्ट्रा अगेंस्ट रिसीवेबल। और ये मुझे मिलेगी रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट से ये इंफॉर्मेशन। एक चीज यहां पर मैंने मेंशन नहीं की, विच इज बैड डेट। देखो यहां पर पेबल लेजर है, ये क्या चीज है? पेबल लेजर। पेबल लेजर में हम अपने आप को कभी भी कहीं पर भी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बीच में आ जाता है और वो ये कहता है कि जनाब ये आपकी लायबिलिटी है और आप अपनी लायबिलिटी को कभी भी अंडर स्टेट नहीं कर सकते। लायबिलिटी को अंडर स्टेट करने का मतलब ये है कि आप तो फिर सबको दिखा दो कि भाई मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं पैसे नहीं दे सकता, और आप पैसे लेके भाग जाओ लोगों के, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि नहीं भाई, आप तब तक बैंकरप्सी नहीं डिक्लेयर कर सकते जब तक कि आपकी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाती, आपके पास पैसे देने के लिए है ही नहीं। उसके बावजूद भी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे कहता है कि आपने लायबिलिटी को कम नहीं करना, जब आप दे सको तब आप दो। आपने खुद को कभी भी बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करना। आप कभी भी दूसरों, मतलब खुद सोचो ना, आप कैसा लगेगा, आप जा रहे हो रास्ते में जाते हुए लोग आपको बोल रहे हो वो देखो पैसे खाने वाला जा रहा है, वो लोगों के पैसे खा जाता है बंदा। एक तो ये भी चीज होती है ना कि जमीर भी तो इजाजत नहीं देता। जमीर के अलावा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है कि भाई आपने खुद को बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करना कभी भी, आप अपनी लायबिलिटी को कम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट में बैड डेट रिकॉर्ड नहीं करवाया। ये चीज समझ आती है बेटा? ये आपका रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है और पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट है। इसके बाद इनका बैलेंस सीडी बीडी बन जाता है जो हमें बनाना आता है। फिर भी जब मैं सवाल करवाऊंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये अब कुछ आपके पास थ्योरी है, मैं अज्यूम करूंगा कि आप लोग ये खुद एक दफा पढ़ लोगे। पढ़ लेना, अच्छी चीज है ये, मैंने पूरा ये नोट्स बनाए हैं, ये पढ़ लेना एक दफा।
ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि ट्रेड अकाउंट पेबल क्या होता है या अदर पेबल क्या होते हैं, एज एनालिसिस ऑफ पेबल क्या होता है, इनका पर्पस क्या होता है, ये सारी चीजें आप एक दफा पढ़ लेना। खास तौर पे ये जो पर्पस लिखा हुआ है ना, कंट्रोल ओवर क्रेडिट पीरियड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पर्पस में एक चीज जहन में रखना, कंट्रोल ओवर क्रेडिट पीरियड। जब मैं पेबल की बात करूंगा इसका क्या मतलब है कि यार मैं अपने पैसे इस हिसाब से बाहर निकालूं कि जब तक मुझे पैसे रिसीव नहीं हो रहे मुझे देने ना पड़े किसी को, या मुझे एक हाथ से पैसा मिले फिर मैं दूसरे हाथ से पैसा दूं, मुझे एक हाथ से पैसा मिले और फिर मैं दूसरे हाथ से पैसा दूं, ये कह रहा था कंट्रोल ओवर क्रेडिट पीरियड। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स, जाहिर सी बात है जब मेरा क्रेडिट पीरियड होगा तो मैं पैसे अरेंज भी करूंगा पहले कि यार कम से कम मुझे हर महीने इतना पैसा दो ताकि फिर मैं आगे लोगों के पैसे दे सकूं। एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, मुझे कितना पैसा हर महीने निकालना है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सप्लायर से डिस्काउंट्स लेने के लिए भी ये सारी हरकतें करता हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना फेवरेबल कंडीशंस फ्रॉम सप्लायर, इसका मतलब और मकसद ही ये है कि सप्लायर खुद उठ के बोले मुझे हाँ भाई तुझे डिस्काउंट दे रहा हूँ, पैसे तो दे दो मेरे, मुझसे डिस्काउंट ले लो, पैसे तो दे दो मेरे। ये होता है टू ड्रॉ फेवरेबल कंडीशंस फ्रॉम सप्लायर। अच्छा, उसके बाद ये सारी चीजें आप देख लेना कि इंडिविजुअल इनवॉइसेस किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती हैं और उनको पेबल लेजर में, ये एक दफा पढ़ लेना सारे। डेबिट बैलेंस इन ट्रेड पेबल अकाउंट का क्या मतलब है? देखो मैंने किसी को ओवर पेमेंट कर दी कभी गलती से, तो अब मैं क्या करूंगा, यार मैंने इसको ज्यादा पैसे दे दिए, अब मुझे इससे पैसे वापस लेने, तो मेरा पेबल लेजर जो है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। या तो मैं उससे पैसे ले लूंगा या तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि मुझे सामान पहुंचा दे। ये चीज समझ आती है। फिर यही सारी चीजें जो है ट्रेड रिसीवेबल लेजर के मतलब ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल के लिए भी लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। अगेन इसका भी पर्पस वगैरह होगा सब कुछ कि क्यों बनाया जाता है। कंट्रोल ओवर क्रेडिट पीरियड, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने किस बंदे से कितना जल्दी पैसा लेना है, किससे मैंने 10 दिन में लेना है पैसा, किससे मैंने 15 दिन में लेना है, मेरी क्रेडिट पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। पोटेंशियल इररिकवरेबल डेट्स मुझे नजर आ जाते हैं कि कौन बंदा मेरे पैसे दे सकता है, कौन मेरे पैसे नहीं दे सकता। और फिर मैं एक पेमेंट पैटर्न बना लेता हूं ट्रेड रिसीवेबल का कि किस बंदे से कब मैंने कितने पैसे लेने हैं। और ये सारी चीजें जो है ना बेटा, ये सारी चीजें आती हैं यहाँ से एज एनालिसिस से। तो ये एज एनालिसिस और एज डेट एनालिसिस रिपोर्ट जरूर एक दफा पढ़ लेना, छोटी सी चीजें, ज्यादा मसला नहीं है। हाउ इज एज एनालिसिस यूज्ड, ये आप पढ़ लें। देखो जब एज एनालिसिस यूज करता हूं ना तो मुझे पता चल जाता है कि मैंने किस बंदे से कितने पैसे लेने हैं। एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल में बी यूज्ड टू हेल्प डिसाइड व्हाट एक्शंस टू टेक अबाउट ओल्डर डेट्स। अब मेरे पास 5 कस्टमर्स हैं, इसमें से ये 3 तो बहुत अच्छे हैं, टाइमली पैसे देते हैं, लेकिन ये जो 2 है ना, ये तंग करते हैं पैसे देने में। तो इनसे किस तरीके से पैसे निकलवाने, ये मैं एज एनालिसिस के थ्रू पता करूंगा। फिर मुझे पता चल जाता है कि हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो लोगों को क्रेडिट दे रहा है, क्या उन्होंने प्रॉपर्ली काम किया है, नहीं किया। उनको नहीं पता था कि इनसे कैसे लेने पैसे। और जब मैं ये सारी चीजें करूंगा तो ऑब्वियसली फिर मैं इंप्रूव करूंगा अपने डेट कलेक्शन को। इंफॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट लिमिट बिकम्स इजीली अवेलेबल, मुझे पता लग जाता है कि भाई कितनी क्रेडिट लिमिट किसको दी हुई है। और फिर मैं कोशिश करता हूं कि जो टाइमली पैसा दे रहा है उससे जरा अच्छे ताल्लुकात रखें, और जो टाइमली पैसा नहीं दे रहा उसकी क्रेडिट लिमिट जो है मैं कम कर दूं, ताकि कल को मेरा पैसा ज्यादा ना फंसे। अच्छा, इररिकवरेबल डेट्स और राइट ऑफ डेट्स क्या होते हैं, ये एक नजर पढ़ लो, क्योंकि ये पूरा अलग से चैप्टर है बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स का, तो वो मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा। इररिकवरेबल डेट्स कहते हैं उन डेट्स को जिन पे हमें पता होता है कि शायद यहाँ से हमारे पैसे ना मिले, इनको डाउटफुल डेट्स भी कहा जाता है। और फिर आते हैं एक राइट ऑफ डेट्स। राइट ऑफ डेट्स क्या होते हैं कि वो डेट्स जो अब मुझे पता है कि पैसे नहीं दे सकते, उनको मैं कहता हूँ राइट ऑफ, जो मेरे पैसे डूब गए। इररिकवरेबल डेट्स इन सेल्स टैक्स क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, एक दफा आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट, हमारा अगला टॉपिक होगा रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट। आप ये सारी थ्योरी एक दफा पढ़ लेना, उसके बाद हम रिकंसिलिएशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट पे बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।